Hello everyone, welcome to Synopsys IAS. This is Anubhav Dipani, Faculty of Geography Optional and GS at Synopsys. हम लोगों ने अपनी द हिंदू की करंट अफेयर्स की सीरीज के साथ साथ अब हम लोग PT 360 भी अपना एक करंट अफेयर का जो कोर्स है वो स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोगों ने पिछले 5 साल के करंट अफेयर्स को PT 360 के कोर्स में इन्वॉल्व किया है और जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, आर्ट एंड कल्चर हो, सोशल इश्यूज हो, वल्नरेबल सेक्शंस हो, उन सभी को हम लोग इस PT 360 में स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर्स हमें पढ़ने हैं, उन सबके हम लोग पहले एक इंट्रोडक्शनरी वीडियो ला रहे हैं और उनके सब टॉपिक्स के वीडियोस एक एक करके हम लोग PT 360 में लाते जाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने पॉलिटी के 1 या 2 वीडियो ऑलरेडी ला चुके हैं, सोशल इश्यूज के कुछ वीडियोस आ चुके हैं, अब हम उस सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सोशल इशू का ही रहने वाला है, जिसमें हम लोग सबसे पहले सोशल इशू में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे। एजुकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल इशू, लेकिन एजुकेशन के जो पिछले 5 साल के करंट अफेयर्स होने वाले हैं 2016 से लेकर 2021 तक, उस एजुकेशन के करंट अफेयर्स के पीटी को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट रहेगा एजुकेशन का वो करंट अफेयर्स जिसमें जनरल टॉपिक्स आते हैं, और दूसरा पार्ट रहेगा एजुकेशन का वो करंट अफेयर्स जो एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा। दैट मीन्स उसमें सारी पॉलिसीज, सारी स्कीम्स आएंगी, राइट। तो आज हम लोग जो सोशल इशू का एजुकेशन का पार्ट ला रहे हैं वो एजुकेशन का मिनिस्ट्री सेक्शन का रहेगा, राइट। सो दिस इज अनुभव दीपानी एंड वी आर गोना कवर द 5 ईयर करंट अफेयर्स ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री, राइट। लेकिन करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्स हमारा विच इज 2020 एंड 50-50, जिसे हम लोग प्रीलिम्स इन 100 टॉपिक्स के नाम से भी जानते हैं, एंड मेन सीट्स गारंटी प्रोग्राम या फिर मेन्स इन 300 टॉपिक्स। इसके अलावा जो नए कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें PT 360 डिग्री करंट अफेयर्स है ही, द हिंदू इन 5 मिनट्स, और इसमें सारे के सारे कॉम्बो कोर्सेज भी आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, इसके डैशबोर्ड पे देख सकते हैं कि इन करंट अफेयर्स का बेसिकली क्या बेनिफिट होने वाला है। यूपीएससी ने पिछले सालों में जो सवाल पूछे हैं अपने प्रीलिम्स में, उसके क्वेश्चंस किस तरीके से हमारे कोर्सेज से मैच किए हैं और किस तरीके से कॉम्बो कोर्सेज में हम लोग अपनी अप्रोच रखने वाले हैं, राइट। यू कैन एक्चुअली विजिट ऑल ऑफ द वेबसाइट, और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम लोग अपने करंट अफेयर्स पे आते हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो नाम है अब वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम पर कर दिया गया है, तो अब हम लोग नॉर्मली इसे एजुकेशन मिनिस्ट्री कहेंगे। इसका पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, राइट। ये 2020 में ही किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इसके अंडर आएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर, जिसमें हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और अडल्ट एजुकेशन लिटरेसी को बढ़ावा देंगे। जो मेन प्रिंसिपल है वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अगर हम लोग प्राइमरी सेक्शन की बात करें तो प्राइमरी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, या फिर जिसे हम लोग एलिमेंट्री यूनिवर्सल एजुकेशन कहते हैं, ये हमारा मेन मोटो होने वाला है। एलिमेंट्री यूनिवर्सल एजुकेशन का मतलब ये है, दैट मीन्स एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्राइमरी सेक्टर की एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन यानी कि हमें अपनी प्राइमरी सेक्टर की जो प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है उसको हमें ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है। इसे ही हम लोग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कहते हैं। जब हम लोग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पूरे के पूरे स्कूल और हायर लेवल एजुकेशन के साथ जोड़ते हैं, इसका मतलब यह है कि नर्सरी या KG 1 से लेकर PhD तक के जितने भी कोर्सेज होते हैं इंडिया में वो सारे के सारे ग्लोबल लेवल के होने चाहिए, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के लेवल के होने चाहिए, राइट। इसमें सर्व शिक्षा अभियान एंड डिजिटल जेंडर एटलस ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है। डिजिटल जेंडर एटलस यूनिसेफ वाला है, इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड का जो जेंडर एटलस है वो अलग है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है हमारा हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट। इसके अंदर ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और स्कॉलरशिप जैसी चीजें आएंगी। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी एडवाइस किया गया है यूजीसी ने। यूजीसी की कौन सी कमेटी थी? डॉक्टर एस राधाकृष्णन कमेटी थी, जिसने कहा था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है वो मिलना चाहिए, राइट। इंटरनेशनल कोऑपरेशन हमें बहुत ज्यादा मिला है इसमें, यूनेस्को इंडिया, बुक प्रमोशन एंड कॉपीराइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहां तक कि जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी दुनिया में, जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम आता है क्वांटिटी के हिसाब से या फिर पूरे मैसिव ह्यूजनेस के हिसाब से, वो यूएसए और चाइना के बाद वर्ल्ड में 3रे नंबर पे है। जो बॉडीज एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ काम करने वाली हैं वो है यूजीसी, एनसीईआरटी, आईसीएसएसआर, आईसीएचआर, आईसीपीआर फॉर फिलोसॉफी एंड हिस्ट्री। तो बॉडीज बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो जरूर चेंज किया गया है, ठीक है। ये सारी बॉडीज हैं जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ काम करेगी, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, राइट। अब हम लोग स्कीम्स पे आते हैं।
तो पहली जो स्कीम है हमारी, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड पॉपुलर स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान, दिस इज एजुकेशन फॉर ऑल मूवमेंट। ये बेसिकली क्या है कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किया जाता है। यूनिवर्सलाइजेशन अगेन मैंने आपको बताया कि एजुकेशन जो है वो ग्लोबल लेवल पे जाना चाहिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन अब तक का लिया गया है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 का है, जिसमें हम लोगों ने एजुकेशन को राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बना दिया गया था आर्टिकल नंबर 21 क्लॉज ए में। बेसिकली ये जो आर्टिकल नंबर 21 क्लॉज ए है ये फंडामेंटल राइट में अभी इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमेशा से था। अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल नंबर 45 देखते हैं तो उसमें ये गाइडलाइन दी गई है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कि 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो उसी को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कन्वर्ट करके राइट टू एजुकेशन बनाया, जो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आता है। राइट, सर्व शिक्षा अभियान जो हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है, ऑब्वियसली वो स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से ही किया है, और जितने भी बेनिफिशियरीज रहेंगे इसमें वो 6 से 14 साल तक के बच्चे रहेंगे। इसके अलावा इस फ्लैगशिप प्रोग्राम के बहुत सारे सब प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे पढ़े भारत, बड़े भारत, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान एंड विद्यांजलि। ये जो सब स्कीम्स हैं, सब प्रोग्राम्स हैं, ये आने वाले स्लाइड्स में हम लोग अभी करंट अफेयर्स में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ये एजुकेशन प्रोवाइड करता है बैकवर्ड एरियाज में, ठीक है, या फिर बैकवर्ड कम्युनिटी को। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो यही है सेम, कि नए स्कूल खुलने चाहिए, जो एग्जिस्टिंग स्कूल हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उनको और मेंटेन करना चाहिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हो, स्कूल बिल्डिंग के लेवल पे हो, टॉयलेट्स बनाने का काम हो, या फिर पानी पीने की सुविधा हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों में लाइफ स्किल्स भी आने चाहिए, और जो जेंडर एंड सोशल गैप है मेल स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स के बीच में उसको भी कम करना है। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अलावा गर्ल एजुकेशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, और जो डिजिटल डिवाइड है, दैट मींस जो अर्बन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन को गेन कर लेते हैं, रूरल स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन को गेन नहीं कर पाते हैं, तो इनके बीच में जो ये डिजिटल गैप बना है इसको कम करना है और धीरे धीरे इसको खत्म करना है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है सर्व शिक्षा अभियान का। नेक्स्ट स्कीम पे हम लोग आते हैं, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, दैट इज स्टार्स प्रोजेक्ट। ये जो फंडिंग मिली है इसको, वो वर्ल्ड बैंक से मिली है। इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी इसको फंडिंग दी हुई है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर आता है, और इसका मेन जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि स्टार्स प्रोजेक्ट का सीधा सीधा ये मानना है कि हायर एजुकेशन तब बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है जब स्कूल एजुकेशन पे आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं, ठीक है। ये जो स्टार्स प्रोजेक्ट है, एक उसकी सब प्रोग्राम है, ऑटोनोमस बॉडी है परख, उससे इसको एनालाइज किया जाएगा। इसमें परफॉर्मेंस असेसमेंट देखे जाते हैं, रिव्यू किया जाता है। इसके अलावा जो होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाता है उसका भी एनालिसिस किया जाता है, और ये अगेन सर्व शिक्षा अभियान के अंडर आएगा। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस जो है वो ग्रास रूट लेवल पे जाने चाहिए। जो मोस्ट द बैकवर्ड एरियाज हैं, रूरल या फिर पंचायती एरियाज, उनके ग्रास रूट लेवल तक वहां पर एजुकेशन का डेवलपमेंट होना चाहिए। राइट नाउ ये वाली जो स्कीम है स्टार्स की, जिसको परख एनालाइज कर रहा है, ये फिलहाल 6 स्टेट्स में चल रहा है, दैट इज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड ओडिशा। ये जो स्टार प्रोजेक्ट है इसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। पहला है हमारा सेंटर लेवल का, जिसमें हम लोग नेशनल डाटा सिस्टम कलेक्ट कर रहे हैं, और उस हिसाब से देखेंगे कि आने वाली कौन सी स्कीम्स हमें बनानी चाहिए जिससे एजुकेशन और ज्यादा डेवलप हो सके। इसके अलावा स्टेट्स परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स, यानी कि कौन सा स्टेट इस स्कीम के अंडर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका इंडेक्स बनाएंगे। हर एक स्टेट की ग्रेडिंग होगी, जिससे अलग अलग स्टेट्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो डेवलप हो पाएगा, राइट। और ये भी जो असेसमेंट होगा ऑब्वियसली अगेन इस प्रोजेक्ट के अंदर परख ही करेगा। नेक्स्ट जो लेवल है, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है इस स्कीम का, दैट इज पहला सेंटर लेवल पे था, अब नेक्स्ट वाला हमारा स्टेट लेवल पे है। इसका जो मेन एम है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को फंक्शन करना है और फाउंडेशन लर्निंग करनी है। दैट मींस जब बच्चा बहुत छोटा है और प्राइमरी लेवल पे अभी अभी स्कूल में गया है, तो उसके ज्यादा से ज्यादा उसे एक्टिव कैसे बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा उसे इनोवेटिव कैसे बनाया जाए, राइट। एंड वोकेशनल एजुकेशन को भी स्कूल में इंप्लीमेंट किया जाना है। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब, वोकेशनल एजुकेशन एक ऐसी तरीके की एजुकेशन होती है जिसमें आपकी स्किल को डेवलप करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल पेंटिंग एक वोकेशनल एजुकेशन के अंडर आती है। ये स्कूल लेवल की बात हो गई। अगर आप 10th के बाद की बात करें तो जितने ITIs आते हैं जिसमें उन्हें
मैकेनिक्स का काम सिखाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीजों का काम सिखाया जाता है, या फिर इंटीरियर डेकोरेशन या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड काम सिखाया जाता है, ये भी वोकेशनल ट्रेनिंग के अंडर ही आता है। ठीक, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो डायग्राम में आप देख सकते हैं। टीम वर्क, कोलैबोरेशन, एथिक्स, सेल्फ आइडेंटिटी, डेवलपिंग क्यूरियोसिटी, आर्ट्स, क्राफ्ट, म्यूजिक, ये सारे के सारे वो फॉर्मेट हैं, ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जो इस प्रोजेक्ट में कवर होने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग समग्र शिक्षा स्कीम में। समग्र शिक्षा स्कीम जो है उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है कि जो स्कूल है, जो पूरा का पूरा स्कूल का सिस्टम है वो पूरा कंटिन्यू होना चाहिए प्री स्कूल, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक। दैट मींस अगर स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं खुद को स्कूल में तो कम से कम उनकी जो स्कूलिंग है वो कंप्लीट होनी चाहिए, यानी स्कूल एक सिस्टम कंटिन्यू प्रोसेस में चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे ने नर्सरी में एडमिशन लिया, 6, 7, 8, 9 तक आके छोड़ दिया। उसकी स्कूलिंग कंप्लीट करानी है, उस सिस्टम को पूरा कंटिन्यू करना है। ये जो स्कीम है अपने अंदर 3 स्कीम्स और सब्ज्यूम करती है, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान आता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आता है एंड टीचर एजुकेशन आता है। इस स्कीम के लिए एक गवर्निंग काउंसिल भी होगी जिसके जो चेयरमैन होंगे वो एजुकेशन मिनिस्टर ही होंगे। यानी उसमें क्या चेंजेस करने हैं, क्या रिव्यू होने चाहिए, किस तरीके का एनालिसिस होने चाहिए, किन चीजों को मेंटेन रखा जाना चाहिए और किन चीजों को बदला जाना चाहिए, वो गवर्निंग काउंसिल ही डिसाइड करेगी। इसके ऑब्जेक्टिव वही जो सारी एजुकेशन स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वही इसके भी हैं। दैट इज क्वालिटी एजुकेशन, एनहांसिंग लर्निंग आउटकम्स, सोशल रीजनल जो जेंडर गैप है अगेन वो कम करना है, और जो वोकेशन एजुकेशन है उसको भी बढ़ाना है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 अगेन जो आर्टिकल नंबर 21A के अंडर आता है उसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, देखिए जितनी भी स्कीम होंगी एजुकेशन से रिलेटेड उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 90% सेम ही रहते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, वोकेशनल एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, राइट टू एजुकेशन को हमको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, ग्राउंड लेवल तक एजुकेशन बढ़नी चाहिए, एजुकेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ना चाहिए, हायर एंड हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट हैं उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम जो है एजुकेशन के साथ वो ये है कि उसका बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं हो पा रहा है, उसका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो जितनी भी स्कीम्स रहती हैं एजुकेशन से रिलेटेड 90% केसेस में ऐसा होता है कि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एम्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक जैसे ही होते हैं। राइट, चलिए इसमें रीजनल बैलेंस कौन यहां पर प्रिपेयर करेगा, इसमें बेसिकली हम लोग कौन कौन सी चीजें कौन कौन सी जगह है या फिर कौन कौन सी कम्युनिटी को हम लोग इसमें फोकस करने वाले हैं। दैट मींस स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट की एक अलग लिस्ट होगी, जो एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज हैं उनको इसमें कवर किया जाएगा, और 115 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भी इसमें कवर किया जाएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट जो बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन डिस्ट्रिक्ट्स में पोटेंशियल है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करने की, तो वो जो पोटेंशियल है वो की टर्म है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, ये भी एक हमारी बहुत पुरानी स्कीम है। मिड डे मील स्कीम बेसिकली न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाने के लिए होता है। वी ऑल नो कि जो सरकारी स्कूल होते हैं वहां पर रिसेस में गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली खाना प्रोवाइड करवाया जाता है बच्चों को, जो न्यूट्रिशियस होता है कि बच्चों की पढ़ाई भी साथ साथ होती रहे और उनका न्यूट्रिशन लेवल भी मेंटेन रहे। राइट, इसमें कुछ चीजें बदली गई हैं, कुछ चीजों को मेंटेन किया गया है। जैसे प्राइमरी लेवल पे ये बताया गया है कि जो मिड डे मील होता है उसमें 450 कैलोरीज बच्चों को मिलनी चाहिए, जिसमें मिनिमम 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। अपर प्राइमरी लेवल पे ये कहा गया है कि 700 कैलोरीज कम से कम मिलनी चाहिए उस मिड डे मील से, और 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलना चाहिए। प्रोटीन को स्पेशली यहां पर अलग से इसलिए रखा गया है बिकॉज प्रोटीन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मसल बिल्डिंग। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन है जो किसी बॉडी बिल्डिंग या स्पोर्ट्स में नहीं है, तो एक इंसान का जितना वजन होता है उतने ग्राम प्रोटीन कंजम्पशन एटलीस्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तभी वो हेल्दी रह सकता है। राइट, इसके अलावा समर वेकेशंस में वो एरिया जो ड्रॉट की वजह से बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं उनको भी अब मिड डे मील में स्कीम में शामिल किया गया है। पहले ऐसा होता था कि 9-10 महीने जितने महीने स्कूल लगते थे उतने महीने मिड डे मील होती थी, और समर वेकेशन में फिर उन बच्चों का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बहुत कम हो जाता था। तो समर वेकेशंस में जब स्कूल नहीं लग रहे हैं और ड्रॉट प्रोन एरिया है वहां पर भी अब मिड डे मील जो स्कीम है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। दैट मीन्स ये पूरे 12 महीने काम करेगी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ऑब्वियसली। ठीक है, इसका जो इंप्लीमेंटेशन होगा नेशनल लेवल पे वो एम्पावर्ड कमिटी के थ्रू होगा। इनके जो हेड होंगे अगेन एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, और स्टेट लेवल पे जो इसको इंप्लीमेंट करेंगे वो स्टेट लेवल कमिटी करेंगे, जिनका जो हेड होगा
या होंगे वो स्टेट चीफ सेक्रेटरी होंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के सीनियर मोस्ट इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो उसको चेयरशिप करेंगे उसकी। राइट इसमें कुछ रिविजन्स किए गए हैं कि कुकिंग कॉस्ट लिंक किया गया है इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ, यहां तक कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो रेट होता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन रेट को भी ऐड किया गया है। इसके अलावा मेन्यू भी इसमें ऐड किया गया है, वो ये कहा गया है कि जो लोकल टेस्ट है उसको उस मिड डे मील में हमको शामिल करना है, जो लोकल प्रोड्यूस है उसको शामिल करना है। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि आपकी जो डाइट है आपको क्या खाना चाहिए और आपको क्या नहीं खाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये कहा जाता है कि आपके आसपास 100 किलोमीटर में जो उगता है या जो पैदा होता है वो आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट मील कहलाता है। तो मिड डे मील में हम इस फिलॉसफी को, इस साइंटिफिक थ्योरी को हम लोग इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो लोकल टेस्ट है उसको मिड डे मील में हम लोग इंप्लीमेंट करें। और ये मिड डे मील की स्कीम अब इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है कि इसको एक लेवल पे इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा टफ हो गया है। तो इस पर्टिकुलर इस स्कीम का डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है। तो गुरुद्वारा, टेम्पल्स, यहां तक कि जेल से भी मदद ली जाती है कि मिड डे मील का जो खाना है वहां से बन के आए। राइट चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टडी इन इंडिया। ये स्कीम इस चीज को टारगेट करती है कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हों एजुकेशन के लिए, और इंडिया को एक ब्रांड की तरह सामने प्रमोट किया जाए एजुकेशन के लिए। राइट ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एजुकेशन तो इससे डेवलप होगा ही, इकोनॉमी तो हमारी डेवलप होगी ही, लेकिन ये एक एजुकेशन डिप्लोमेसी के तौर पर भी काम करेगा। बेसिकली इंडिया को एक सॉफ्ट पावर बनाएगा और यह बताएगा कि डिप्लोमेसी करने के बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके भी हो सकते हैं। इसमें बेसिकली हमारा ये टारगेट है कि जो ग्लोबल एजुकेशन एक्सपोर्ट है वो कम से कम 2% होना चाहिए इंडिया की तरफ से, जो अभी सिर्फ 1% है। और एक और मेजर पॉइंट है स्टडी इन इंडिया प्रोजेक्ट का, टू रिड्यूस ब्रेन ड्रेन। टू रिड्यूस ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो बेसिकली इंडिया में पढ़ नहीं पाते, उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाती, तो वो बाहर चले जाते हैं। और इंडिया का जो टैलेंट है वो कभी इंडिया के काम नहीं आ पाता। तो उस टैलेंट को हमें बाहर जाने से रोकना है, उनकी एजुकेशन भी यहीं पर कंप्लीट करानी है, उस तरीके की क्वालिटी भी हमको उन्हें वहीं यहीं पर देनी है, और उस तरीके के जो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं वो भी हमें यहीं देने हैं। राइट ओके fee waivers to फॉरेन स्टूडेंट्स टू बी डिसाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट। बेसिकली फी का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी की पूरी तरीके से इंस्टीट्यूट ही डिसाइड करेगा। इसमें बेसिकली गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं होगा, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। ये जॉइंट इनिशिएटिव किसका है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इसके अंडर आती है। यहां पर MHRD लिखा है, आई एम सो सॉरी, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। तो ये इनका इनिशिएटिव है। और जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो EDCIL लिमिटेड है, ये बेसिकली एक मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, सिंगल विंडो, देयर विल बी सिंगल विंडो फॉर एडमिशन ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स एंड स्पिल ओवर इफेक्ट्स भी इसके होंगे, जिसमें डायरेक्ट स्पेंड्स, इनडायरेक्ट स्पेंड्स आएंगे। दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन जो शुरू की लाइंस है दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके ये चीजें, ये जो स्कीम हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं ये बेसिकली फायदेमंद तब होगी जब आप इन स्कीम्स को, जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है जिसमें आपको मेंस और प्रीलिम्स 2020 एंड 50-50, अगर वो आप कॉम्बो के साथ इसको पढ़ते हैं दैट वुड बी एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो ये स्कीम्स अगर आप इंडिविजुअली पढ़ते हैं, इन करंट अफेयर्स को आप इंडिविजुअली फॉलो करते हैं तो वो फायदेमंद तो है ही, लेकिन कॉम्बो कोर्स के साथ ये बेसिकली सोने पे सुहागा वाली चीजें होती है, बिकॉज फिर आपको कहीं और किसी भी तरीके के कंटेंट को यूज करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ यहीं पर अवेलेबल हो जाएगा। ओके, और जो स्कीम्स हैं जिसमें मैटर थोड़ा कम है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई स्कीम है जैसे ये वाली, इसमें मैटर ज्यादा है, तो मैं जो बोल रहा हूं आप उसको नोट कर सकते हैं, और जो यहां पर कंटेंट में आपको दिख रहा है आप उसको अलग से नोट कर सकते हैं। राइट, बिकॉज लाइन बाय लाइन पढ़ाना इट्स लाइक मगिंग अप थिंग्स। मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं क्योंकि कंटेंट तो आपके सामने ऑलरेडी है ही। ठीक है, इंडोसेट एग्जाम के बारे में आते हैं। ये फॉरेन स्टूडेंट्स को बेसिकली इंडियन कैंपस में इनवाइट करने के लिए जो 2020 के बजट में भी प्रपोज किया गया था, और स्टडी इन इंडिया स्कीम जो हमने अभी पढ़ी ये उसी के अंडर आता है। राइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज ध्रुव, प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम। ये 14 दिनों का लर्निंग प्रोग्राम रहेगा जिसमें बेसिकली
रिनोन्ड जो सेक्टर एक्सपर्ट्स हैं उनका कम्युनिकेशन जो है वो स्टूडेंट्स के साथ करवाया जाएगा। और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, साइंस वाला एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स वाला। इसमें हम लोग 9th से 12th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग कम्युनिकेट कराएंगे अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ, ताकि उनका इनोवेशन माइंड जो है वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सके। ये जो स्कीम है ये सारे के सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में इंप्लीमेंट की जाएगी, और जो स्टूडेंट्स इसके लिए सेलेक्ट होंगे और जो स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें ध्रुव तारा के नाम से जाना जाएगा। बेसिकली एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, दैट इज NEAT। ऑब्वियसली एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ही इसको लॉन्च किया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विथ एडटेक कंपनीज के साथ मिलकर ये स्टार्ट किया जा रहा है। यहां पर बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो आउटकम्स है हायर एंड हायर एजुकेशन का टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में, उसका जो आउटकम है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बेटर होना चाहिए। इसमें हम लोग आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसको भी प्रमोट करेंगे कंपनीज के थ्रू और नीट पोर्टल के थ्रू। यहां पर फ्री ऑफ चार्जेस जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन का डाटा है या फिर जितना भी एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, एजुकेशन मिनिस्ट्री ये भी इंश्योर करेगी कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें, उनको कंज्यूम कर सकें, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए स्पेसिफिकली ये स्कीम लाई गई है। AICTE जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आती है वो इसको असिस्ट करेगी इंप्लीमेंट करने में, और AICTE के बारे में आप लोग जानते हैं, नेशनल लेवल रेगुलेटर है टेक्निकल एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्राइम मिनिस्टर्स स्कॉलरशिप स्कीम PMSS के लिए। ये नेशनल डिफेंस फंड NDF के अंडर आती है। ये बेसिकली क्या प्रमोट करती है? इट प्रमोट्स टेक्निकल एंड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। इसकी बेनिफिशियरीज कौन रहने वाले हैं? वो बच्चे या फिर वो विडोज जिनके फैमिली से कोई ना कोई एक्स सर्विस पर्सोनल रह चुके हैं या फिर आर्म्ड फोर्स से रह चुके हैं या फिर उनके घर में कोई आर्मी से थे और वो शहीद हो चुके हैं, तो वो बेसिकली उनकी फैमिली के जो लोग हैं वो इसके मेन बेनिफिशियरीज रहने वाले हैं। आर्म्ड फोर्सेस के अलावा हम लोग ने इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस को भी इंप्लीमेंट किया है। रिसेंट चेंज इसमें यह हुआ है कि स्टेट पुलिस ऑफिशियल्स जो टेरर या फिर नक्सल अटैक्स में जो शहीद हो जाते हैं उनकी फैमिलीज को, उनके बच्चों को, उनकी विडोज को भी इसमें शामिल किया गया है। राइट, इंप्लीमेंटेशन की जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए इसको डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंप्लीमेंट करेगी। पैरामिलिट्री फोर्स के लिए इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंप्लीमेंट करेगा, एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए इसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंप्लीमेंट करेगी। राइट, नेशनल डिफेंस फंड जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, नेशनल डिफेंस फंड फिर एक अलग टॉपिक आ जाता है जो उससे कनेक्टेड है, इसलिए हम लोगों ने इसको कंटेंट में शामिल किया। नेशनल डिफेंस फंड की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1962 में हुई थी। ये बेसिकली एक वॉलेंटरी डोनेशन है, डोनेशन फंड है जिसको आप कैश में या काइंड में किसी भी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। इसमें जो आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर्स होते हैं, जिसमें हम लोग पैरामिलिट्री फोर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, उनका जो वेलफेयर है वो इस फंड से किया जाता है, चाहे उनका मेडिकल का खर्चा हो, चाहे उनका एजुकेशन का खर्चा हो। ठीक है, इसकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जो बेसिकली इस फंड को पूरी तरीके से हैंडल करती है और इस फंड का एलोकेशन कहां, कितना और कब होना चाहिए ये डिसाइड करती है। तो इस एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड होम अफेयर्स मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, दैट इज NIRF 2015 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। ये बेसिकली क्या करता है कि इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं नेशनल लेवल के या स्टेट लेवल के, उनकी रैंकिंग डिसाइड करता है उनके ग्रेडेशन के आधार पर कि कौन सा इंस्टीट्यूशन कितना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, और ये जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से डिसाइड किए जाते हैं इसके लिए? रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम कैसा है, इसकी आउटरीच कितनी है, और इसका इन इंस्टीट्यूशंस का जो परसेप्शन है वो कैसा है, वो इन पैरामीटर्स पर रैंकिंग डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्ट्राइड पर, स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च। यूजीसी ने इसको अप्रूव किया है और ये इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए बेसिकली इसका मोटो दिया गया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यंग
टैलेंट जो है उसको ढूंढते हैं, और जो रिसर्च कल्चर है उसकी तरफ उसको हम लोग इंकरेज करते हैं, राइट। हाई इंपैक्ट नेशनल नेटवर्क प्रोजेक्ट्स एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम, बेसिकली जो फंड है, हाई इंपैक्ट नेशनल फंड है, वो इस प्रोजेक्ट्स को पूरा का पूरा इंप्लीमेंट करता है और इंडियन नॉलेज सिस्टम को कहीं ना कहीं ये रिवाइव करता है, क्योंकि अगर यंग स्टूडेंट्स, यंग जनरेशन ज्यादा से ज्यादा रिसर्च की तरफ जाते हैं तो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है, और ये स्ट्राइड यंगस्टर्स को रिसर्च की तरफ ही इंकरेज करता है। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि टीचर्स को मोटिवेट करना है, कि वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप आपकी होनी चाहिए। दैट मीन्स ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट्स जो हैं ज्यादा से ज्यादा क्यूरियस हों, ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछें, चीजों के सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करें। तो ये जो निष्ठा स्कीम है ये स्पेसिफिकली टीचर्स के लिए है कि वो अपने स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग को पैदा करें। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के जो एलिमेंट्री लेवल के टीचर्स हैं या फिर जो हेड्स हैं, वो इसके मेन बेनिफिशियरीज होने वाले हैं। इसको समग्र शिक्षा स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया है, और ये अगेन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मॉड्यूल्स पे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें सोशो इमोशनल लर्निंग है, पोस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, स्टूडेंट से यहां पर क्विजेस सॉल्व करवाए जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। एनसीईआरटी डेवलप्ड एन ऐप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS बेस्ड ऑन मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यहां तक आप देख लीजिए, दिस वुड बी इनफ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, रक्षा। एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ट्रेनिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग मैनेजमेंट स्कीम है लड़कियों के लिए, ताकि वो खुद को इंटेलेक्चुअली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बना सकें। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। साइंस, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आगे बढ़ पाएं, ज्यादा से ज्यादा उस फील्ड को अपने एजुकेशन में अडॉप्ट करवा पाएं और नॉन क्लासरूम सेटिंग्स हो सकें इन बच्चों के लिए, इसके लिए ये स्कीम है। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होना चाहिए बच्चों में, इस स्कीम के अंडर इस चीज का ख्याल रखा गया है, जो ऑब्वियसली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 क्लॉज ए में आता है। जो मेंटरिंग की जाएगी इस स्कीम के अंडर, जो बच्चों की मेंटरिंग की जाएगी वो कौन कौन करेंगे? IITs, IIM, IISER, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं इंडिया में, वो इसकी मेंटरिंग करेंगे। नेचुरल सेंस ऑफ पैशन जो है साइंस और मैथमेटिक्स की तरफ, वो स्टूडेंट्स का डेवलप होना चाहिए। इसमें स्कूल्स को इंकरेज किया जाएगा, इनोवेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, सेम थिंग। नेक्स्ट स्कीम आते हैं पढ़े भारत बढ़े भारत, जो हम लोगों ने इसको फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में हम लोगों ने देखा था। ये स्कीम यहां पर रिपीट हो रही है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग जो हैबिट्स है और अर्ली मैथमेटिक्स को सॉल्व करने की जो हैबिट्स है वो स्टूडेंट्स में डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास जितनी रीडिंग की हैबिट रहेगी उतना ज्यादा अच्छा उनका एजुकेशन लेवल का डेवलपमेंट होगा, राइट। नेशनल रीडिंग इनिशिएटिव के बारे में देखते हैं। टू प्रमोट हैबिट ऑफ रीडिंग, यहां पर अगेन रीडिंग की जो हैबिट है वो प्रमोट की जाएगी क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को। एन एनुअल लाइब्रेरी ग्रांट टू ऑल गवर्नमेंट स्कूल, इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल्स में जो लाइब्रेरी है उसको भी इंकरेज किया जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चों के लिए, जिस तरीके से हमने प्राइमरी लेवल के बच्चों का यूनिवर्सलाइजेशन किया था एजुकेशन का, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में हम लोग सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन करेंगे, राइट। या इसमें मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसा कोई भी एरिया जहां पर 5 से 7 किलोमीटर तक किसी भी तरीके का सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल नहीं है, वहां पर वो सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल एस्टैब्लिश्ड किया जाए। और जो एनरोलमेंट है उसकी गारंटी यहां पर उसको इंश्योर किया जाएगा कि एनरोलमेंट जो है वो 100% हो। मतलब वो बच्चे जो सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल पे हैं उन सारे के सारे बच्चों को सेकेंडरी एजुकेशन लेनी है, स्कूल्स में एडमिशन लेना है, तो एनरोलमेंट 100% होना चाहिए, ये इसकी मेन गारंटी है। इसमें क्वालिटी इंप्रूव की जाएगी। एंड देन अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं, यू कैन सी अगेन जेंडर, सोशो इकोनॉमिक जो बैरियर्स हैं वो कम किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें एडिशनल क्लासरूम्स होंगे, लेबोरेटरीज, टॉयलेट ब्लॉक्स, रेसिडेंशियल हॉस्टल्स, साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश पे फोकस किया जाएगा। जो वल्नरेबल ग्रुप्स होंगे SC ST माइनॉरिटी के, उनके लिए भी स्कूल्स खोले जाएंगे, राइट। सो ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं सेम ही होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम जो होता है स्टेट्स लेवल पे, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये
प्रोजेक्ट है, ये स्कीम है, इसमें रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा और इनेबलिंग एटमॉस्फेयर जो होता है हायर एजुकेशन सिस्टम में उसको भी इंकरेज किया जाएगा। अगेन यहां पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है वो 30% बढ़ाने का लक्ष्य है 2020 तक। रीजनल जो इम्बैलेंसेस हैं, सोशल जेंडर गैप्स, अगेन यू कैन सी द सेम टर्म्स आर बीइंग यूज्ड अगेन एंड अगेन। रीजनल इम्बैलेंसेस कम करने हैं, सोशल और जेंडर गैप्स कम करना है, और जो अगेन यू कैन सी द सेम टर्म, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो प्रायोरिटी पे रहेंगे। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो फंडिंग होगी इसकी वो भी सेंटर की तरफ से ही होगी, लेकिन जो मॉनिटरिंग होगी और प्लानिंग होगी वो स्टेट लेवल की तरफ से होगी। और यहां पर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनको ऑटोनॉमी देने की बात की गई है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि हर एक इंस्टीट्यूशन अपने लिए खुद डिसीजन ले सकता है। बेसिकली सेंस ऑफ सॉवरेंटी की हम लोग बात करते हैं, थोड़ा बहुत उनको निर्णय लेने की जो क्षमता है उनकी बढ़ा देनी चाहिए। दैट मीन्स किस तरीके का सिलेबस होगा, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, किस तरीके की मैनेजमेंट कमेटी होगी, किस तरीके के एग्जाम पेपर्स होंगे, क्या ग्रेडिंग सिस्टम होगा। अगर ये पावर अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को दे देते हो तो उसे हम लोग ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष। जो माध्यमिक शिक्षा की बात की हमने और जो उच्चतर शिक्षा की बात की, उसके लिए यहां पर फंड की बात की गई है कि सेकेंडरी और हायर एजुकेशन स्कीम्स के लिए जो फंड बनाया जाएगा उसे हम लोग माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष या फिर फंड बोलेंगे। ये बेसिकली इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया से होगा। सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन जो सेस होता है, बेसिकली जो टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है सेस, वहां से इसकी फंडिंग होगी। 1% सेस ऑन सेंट्रल टैक्सेस। तो जो सेंट्रल टैक्सेस होते हैं उस पे जो 1% सेस लगाया जाएगा, वो 1% सेस जो पैसा आएगा वो इस माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के फंड में हम लोग डालेंगे और उसी से ये जो स्कीम है उसको फंड मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट स्कीम पे आते हैं, प्रारंभिक शिक्षा कोष। जैसे कि हम लोगों ने सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए फंड किया, अब ये हमारा प्राइमरी जो एजुकेशन है उसके लिए हम लोग फंड की बात कर रहे हैं। ये ऑब्वियसली इस प्रोसेस में जो सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील के लिए जो सेस यूज किया जाता है उसी सेस से इसका प्राइमरी शिक्षा का, प्राइमरी एजुकेशन का फंड तैयार होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग साक्षर भारत प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है अडल्ट एजुकेशन के लिए। एलिजिबिलिटी ये होगी इसकी कि ऐसा एरिया जहां पर जो फीमेल की लिटरेसी है वो या तो 50% हो या तो 50% से कम हो, ऐसे एरियाज में अडल्ट एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म अफेक्टेड एरियाज हैं, जैसे कि जो नक्सलाइट्स एरिया हैं, तो वहां पर हम लोग लिटरेसी रेट को नहीं देखेंगे। अगर वहां पर लिटरेसी रेट 50% से भी ज्यादा है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये तो पूरा नक्सलाइट एरिया है और यहां पर लोगों को एजुकेट होने की जरूरत है, तो वहां पर इररिस्पेक्टिव ऑफ लिटरेसी रेट हम लोग यहां पर अडल्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। बेनिफिशियरीज के कौन रहने वाले हैं? वो अडल्ट जो ऑब्वियसली पढ़े लिखे नहीं है। इसमें हम लोग फंक्शनल लिटरेसी, न्यूमेरेसी, सारी की सारी चीजें हम लोग बताएंगे। बेसिकली उन अडल्ट्स को हम लोग इस लेवल पे ला देंगे कि वो चीजें पढ़ सकें, लिख सकें और नॉर्मल जो चीजें किताबों या न्यूज़पेपर में लिखी होती है उनको वो समझ सकें। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी इसके अंदर चलाया जाएगा। फंक्शनल लिटरेसी, प्रैक्टिकल स्किल सेट, हाउ टू रीड, राइट, मैथमेटिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दैट इज एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। इसमें बेसिकली क्या है कि हम लोग इंडिया इज द कंट्री ऑफ वेरी डाइवर्स कल्चर। ठीक है, तो अलग अलग इस कल्चर में बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज है जिनके ट्रेडिशंस या फिर कल्चर या फिर कम्युनिटी बिहेवियर्स वो अलग अलग होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि उस लेवल की यूनिटी नहीं आ पाती क्योंकि अलग अलग कम्युनिटी एक दूसरे के कल्चर को समझ नहीं पाती है। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि स्टेट और यूटीज में हम लोग पेयरिंग करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड नागालैंड, हिमाचल प्रदेश एंड केरला। तो हम लोग ऐसे स्टेट्स का पेयर अप करेंगे अलग अलग कम्युनिटी के, और वहां की जो कम्युनिटी है, वहां के जो लोग हैं, उनका इंटरेक्शन करवाया जाएगा ताकि अलग अलग स्टेट्स के जो लोग हैं एक दूसरे के कल्चर को समझ सकें। ठीक है, एंड देन तभी यूनिटी आएगी एंड तभी ये मोटो क्लियर हो पाएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, राष्ट्रीय एकता शिविर भी लगाया गया था केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS के थ्रू।
नेक्स्ट पे आते हैं एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, जिसे हम लोग EQUIP दैट इज इक्विप के नाम से जानते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। इसका जो मेन मोटो है वो ये है कि पॉलिसी और इंप्लीमेंटेशन के बीच में जो गैप होता है, जो ब्रिज होता है, उसको कम करना है। मतलब ऐसा है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री या इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज तो बहुत ज्यादा लाती हैं, लेकिन उनका जो इंप्लीमेंटेशन है उस लेवल का नहीं हो पाता है। तो इस इक्विप प्रोग्राम में बेसिकली हम लोग ये करने वाले हैं कि जिस लेवल की पॉलिसी आ रही है उसी लेवल का इंप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, ताकि ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट हो, ग्रास रूट डेवलपमेंट हो। की ऑब्जेक्टिव इसके हैं कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है वो डबल करना है। मतलब हायर एजुकेशन में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, जितने बच्चे अभी एडमिशन ले रहे हैं उससे दुगने लेने चाहिए, ये है। इसके अलावा जो ज्योग्राफिकल या रीजनल इनइक्वालिटी है, जो बेसिकली जिसे हम लोग क्षेत्रवाद कहते हैं हिंदी में, वो कम से कम हो सके। 20 इंडियन इंस्टीट्यूट्स को टारगेट किया गया है जिनको ग्लोबल लेवल इंस्टीट्यूट्स के लेवल पे लेके आना है। इसके अलावा रिसर्च इनोवेशन को हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है, एंड स्टूडेंट्स की जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसको हम लोगों को इंप्रूव करना है। ओके, इक्विप से रिलेटेड ही, कहीं ना कहीं रिलेटेड ही एक और ये स्कीम है, प्रोग्राम है, दैट इज टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, TEQIP। तो ये वाली जो TEQIP है वो इक्विप प्रोग्राम से अलग है। इसमें हम लोग टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं उन लोगों के लिए जो लो इनकम कम्युनिटी से आते हैं या फिर स्पेशल कैटेगरी जो स्टेटस है। ठीक है, इसमें IIT, NIT जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस स्कीम को असिस्ट करने वाले हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और वर्ल्ड बैंक भी इसको फंड कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं विसाखा, दैट इज वित्तीय साक्षरता अभियान। यहां पर अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, उन लोगों को जो बेसिकली डिजिटल स्कीम्स को उतना समझ नहीं पाते या फिर कैशलेस जो सिस्टम है, कैशलेस जो इकोसिस्टम है उसको अडॉप्ट करने में जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो डिजिटली इनेबल्ड कैशलेस इकोनॉमिक सिस्टम बनाने के लिए, तैयार करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। और बेसिकली जो कई सालों से चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट कि कैशलेस इकोनॉमी इंडिया को बनाना है, लेकिन जो रूरल इलाके हैं वहां पर इसको इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर आप रूरल एरियाज पे जाते हैं तो इंप्लीमेंटेड है, लेकिन जो ट्राइबल एरियाज है वहां पर अभी भी इंप्लीमेंट ही उतने अच्छे से नहीं हो पाया। तो कैशलेस इकोनॉमी बन पाए, डिजिटल इकोनॉमी बन पाए, उसके लिए ये स्कीम है विसाखा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, श्रेयस, दैट इज स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ एंड स्किल्स। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को हमको बढ़ाना है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंडस्ट्री से डायरेक्टली कनेक्ट करना है ताकि अपना एम्प्लॉयमेंट वो जल्दी से जल्दी बढ़ पाए। इसके अलावा अर्न वाइल यू लर्न, मतलब पढ़ाई करते करते, कोई कोर्स करते करते, कुछ चीज सीखते सीखते ही बच्चों की जो कमाई है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो शुरू हो जाना चाहिए। हायर एजुकेशन के लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं। गुड क्वालिटी हमको मैन पावर भी इस्तेमाल करना है या फिर डेवलप करना है। इंप्लीमेंटेशन, एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका इंप्लीमेंटेशन करेगी BA, BSc या फिर BCom के कोर्सेज में, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट भी इसका इंप्लीमेंटेशन करेगी, एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री भी इसका इंप्लीमेंटेशन करेगी अपने अपने लेवल पे, अपने अपने सेक्टर पे। नेक्स्ट आते हैं शगुन, दैट इज शाला गुणवत्ता पोर्टल। सर्व शिक्षा अभियान का इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका जो एनालिसिस है वो ये पोर्टल करने वाला है, शगुन पोर्टल करने वाला है। ठीक है, तो हाउ SSA इज वर्किंग, सर्व शिक्षा अभियान कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना ज्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए था, कितना कहां पर उसे और ज्यादा इंप्लीमेंट करना चाहिए था, पूरा का पूरा जो एनालाइज है वो शगुन करेगी और इसकी एडवाइस गवर्नमेंट तक जाएगी। ओके, ईशान विकास, ये बेसिकली जो IIT, NITs के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिल सके, इस चीज के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम भी चलाई जाएगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट, ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम उसी से रिलेटेड है। हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट रेशो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के स्टूडेंट्स का वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिए, और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अगेन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करेगी। नेक्स्ट आते हैं शाला अस्मिता, दैट इज ऑल स्कूल मॉनिटरिंग इंडिविजुअल ट्रेसिंग एनालिसिस। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, लेट्स रीड इट आउट, टू ट्रैक द एजुकेशन जर्नी ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑनलाइन डाटाबेस ट्रैकिंग थ्रू आधार नंबर। मतलब
जो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स रहे हैं, उनकी स्कूलिंग की जर्नी कैसी रही है, उन्होंने क्या क्या पढ़ा है, उन्होंने क्या क्या सीखा है, नॉट इन द प्रोफेशनल वे, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के नाम पे भी, आर्टिस्टिक चीजों के नाम पर भी क्या उन्होंने सीखा है, हाउ वर द एक्सपीरियंस ऑफ दैट थिंग, इसका एक पूरा का पूरा ऑनलाइन डाटाबेस तैयार किया जाएगा और इसकी जो ट्रैकिंग की जाएगी वो आधार नंबर के थ्रू की जाएगी। ठीक है, इसमें लर्निंग आउटकम्स आएंगे, अटेंडेंस की इंफॉर्मेशन मिलेगी, मिड डे मील सर्विसेज किस तरीके की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज किस तरीके की थी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें आएगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग विद्यांजलि पे। ये बेसिकली I'm so sorry. Community involvement by involving volunteers. That means example NRIs, retired teacher, government officials, professional, etc. हम लोग इसमें बेसिकली क्या है कि कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करेंगे एजुकेशन को स्प्रेड अप करने के लिए। जो एनआरआईज हैं या फिर रिटायर्ड टीचर्स हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या फिर प्रोफेशनल्स हैं, उनका एक्सपीरियंस एजुकेशन को लेके किस तरीके का रहा है, उनके एक्सपीरियंस को लोगों को बताया जाएगा और वो एक्सपोजर जो है स्टूडेंट्स तक जाएगा, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हो या कॉलेज स्टूडेंट्स हो, ताकि कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी तक वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस शेयर हो सके। राइट, इसमें रीडिंग, क्रिएटिव राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, सारी की सारी चीजें आएंगी। बेनिफिशियरीज यहां पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट एडेड स्कूल, सारे स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं पॉलिसी पे, दैट इज स्वयं होस्टिंग ऑफ ऑल द क्लासरूम्स कोर्स फ्रॉम 9th क्लास टिल पोस्ट ग्रेजुएशन। बेसिकली क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसा एक्सेस प्रोग्राम है जिसमें हम लोग डिजिटल जो डिवाइडेड स्टूडेंट्स हैं उनका जो गैप है वो कम करने वाले हैं। दैट मींस 9th क्लास के स्टूडेंट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हम लोग डिजिटल नॉलेज प्रोवाइड करवा पाएंगे। जैसा कि अभी कुछ स्कीम्स में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देखा था वो सेम था कि कुछ स्टूडेंट्स डिजिटली बहुत अच्छे हैं, कुछ स्टूडेंट्स वीक हैं, तो उनके बीच में जो गैप है वो कम किया जाएगा। उन्हें रेगुलर ट्रेनिंग दी जाएगी 9th क्लास से लेकर उनके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के पूरे सफर में। राइट, और अगर ये ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ साथ डिजिटल नॉलेज को भी अपने एजुकेशन एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वो उस तरीके से नॉलेज इकोनॉमी का इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा। स्वयं प्रभा रिलेटेड टू स्वयं, बेसिकली इट इज टू प्रोवाइड 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स। ठीक है ना, डीटीएच के थ्रू, टाटा स्काई, एनीथिंग, उसके थ्रू जो हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स हैं वो लॉन्च किए जाएंगे। 32 हाई एजुकेशनल चैनल्स जिसमें कहीं ना कहीं डिजिटल नॉलेज या टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा। वो स्वयं प्रभा इंप्लीमेंट करेगी जो स्वयं स्कीम के अंडर आएगा। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, डिजिटल इंटरैक्टिव बोर्ड पर क्लासरूम गवर्नमेंट स्कूल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। मतलब बेसिकली ऐसा है कि यहां पर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, अब उन्हें नॉर्मल बोर्ड से नहीं पढ़ाया जाएगा, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड से, बेसिकली डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कहीं ना कहीं डिजिटल नॉलेज की तरफ वो आगे बढ़ सकें। ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि यहां पर आप लोग ट्रेडिशनल एक्ट देख सकते हैं, यहां पर फ्लिप्ड एक्ट देख सकते हैं। होता यह था कि जब हम लोग स्कूल जाते थे तो जो हमारा लेक्चर है वो नॉर्मल बोर्ड पे होता था और जब हम लोग होमवर्क एक्टिविटीज करते थे तो हम लोग अपने सिस्टम पे, अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में करते थे। यहां पर अब अलग होगा कि जो लेक्चर्स होंगे, जो घर बैठे लेक्चर्स होंगे वो आपको डिजिटल दिए जाएंगे। अब आपने जो घर पे बैठ के पढ़ा है उसका डिस्कशन आप आके स्कूल में करेंगे, वो आपकी क्लासरूम एक्टिविटी बन जाएगी। तो इसको हम लोग पूरा ट्रेडिशनल चीज को फ्लिप कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। It is basically to foster the greater collaboration of knowledge exchange between local students and faculty of international scholars। एक तरीके से आप देखें तो कहीं ना कहीं स्वयं स्कीम से ही ये रिलेटेड है जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को भी इंकरेज करता है। इसमें बेसिकली जो लोकल स्टूडेंट्स हैं इंडिया के, ठीक है, जो एवरेज कैटेगरी या अबव एवरेज कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को हम लोग इंटरनेशनल फैकल्टी से इंटरैक्ट कराएंगे ताकि जो लोकल स्टूडेंट्स हैं इंडिया के उनका जो नॉलेज है और इंटरनेशनल फैकल्टी जो अपने स्टूडेंट्स को जो नॉलेज प्रोवाइड कर रही है उनके बीच में जो गैप है उसको कम किया जाए। राइट, इसमें एक चीज नोट करने वाली बात है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये एक ऑनलाइन कोर्स है जो अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन के लिए है और आप इसको मतलब इस स्कीम में इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं और जो इंटरनेशनल फैकल्टीज जो चीजें बताती हैं वो स्टूडेंट्स डायरेक्टली उसको ग्रास्प कर सकते हैं।
GIAN, ज्ञान टाइप का प्रोनाउंसिएशन इसका किया गया है। नेक्स्ट स्कीम पे आते हैं, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ये काफी अच्छी स्कीम है, 24/7 ऑनलाइन स्टोर हाउस फॉर एकेडमिक अवार्ड्स। बेसिकली क्या है कि ये अवार्ड्स को, अपने सर्टिफिकेट्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए एक तरीके का ऑनलाइन ट्रेजर या ऑनलाइन बैंक या फिर ऑनलाइन लॉकर हमें प्रोवाइड किया गया है, जिसे हम लोग नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी कहते हैं। वेरी सिंपल, काफी ऑथेंटिक है और ये इसका सेफ स्टोरेज भी किया जाता है और इसकी जो पूरी की पूरी जो गारंटी है वो गवर्नमेंट खुद लेती है। ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्रेस, इंपैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। इसमें 1500 रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं और इसको सोशल साइंस रिसर्च एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से क्या किया गया, सपोर्ट किया गया। इंप्लीमेंटिंग जो एजेंसी होने वाली है वो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च की होने वाली। बेसिकली हम लोग ने 1500 रिसर्च प्रोजेक्ट्स अलग किए हैं और ये जो सोशल साइंस का इंस्टीट्यूट है उसको सपोर्ट करेगा। 2 साल तक प्रोजेक्ट चलेगा, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स को वहां पर अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट इज स्पार्क, दैट इज स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। ये ग्लोबल यूनिवर्सिटीज का एक जॉइंट वेंचर है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो नेशनल लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं, उन नेशनल लेवल की प्रॉब्लम्स को इनोवेटिव तरीके से क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। राइट। पीएचडी या फिर पोस्ट डॉक्टरल जो रिसर्चर्स होते हैं उनको ये टारगेट करते हैं, मतलब वेंचर्स में हम लोग इनको जोड़ते हैं और नेशनल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल रैंकिंग जो है इंडियन इंस्टीट्यूट्स की वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी और जो एलिजिबिलिटी है इंडियन इंस्टीट्यूशंस टॉप 100 में जो आते हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। ओके, आईआईटी खड़गपुर इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज INSET, इंटीग्रेटेड नेशनल स्कूल एजुकेशन ट्रेजरी। ये एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क है स्कूल एजुकेशन के लिए, जिसमें सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं रिलेट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, जो स्टूडेंट्स, टीचर्स या फिर स्कूल से लिया जाता है। इसमें मल्टी लेयर्ड इकोसिस्टम हम लोग बनाएंगे, स्कूल वाइज, ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि स्कूल एजुकेशन का एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क बना रहे हैं कि किस स्कूल में कौन सी चीजें बेस्ट हैं, किस स्कूल में कौन सी चीजें अच्छी नहीं है। जब वो नेटवर्क एरिया बन जाएगा तो उन स्कूल्स को अपने आप बहुत सारे आइडियाज आएंगे कि हम लोगों को ये चीजें ठीक करनी चाहिए या फिर हमें इन चीजों को बदलना चाहिए। तो एक अगर नेटवर्क एस्टैब्लिश हो गया तो एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें उठा सकते हैं और अपने इंस्टीट्यूट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये अलग अलग लेवल पे होगा, स्कूल लेवल पे अलग, ब्लॉक लेवल पे अलग, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग, स्टेट लेवल पे अलग, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट आते हैं स्टार्स स्कीम पे, स्कीम फॉर ट्रांसलेशन एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस। समझ में ही आ रहा है स्कीम से कि इसका मोटिव क्या होने वाला है। कीवर्ड आप लोग देख सकते हैं, ट्रांसलेशन एंड एडवांस्ड रिसर्च इन साइंस। जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी वो IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है। ट्रांसलेशन रिसर्च को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है, और क्योंकि क्या है कि जो मैक्सिमम ऑफ द जो टेक्निकल एजुकेशन पार्ट है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का या फिर मैथमेटिक्स का, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है, हिंदी लैंग्वेज या फिर किसी और लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं होता। तो ये ट्रांसलेशन रिसर्च को बढ़ावा देगा इन सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, नैनो साइंस, मैथमेटिक्स, अर्थ साइंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इट इज इम्प्रिंट 2.0 इंडिया, दैट इज इंपैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। जो मेजर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने, उनको सॉल्व करने के लिए इम्प्रिंट 2.0 को लॉन्च किया गया है। ये IIT और IIS का, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का जॉइंट वेंचर रहेगा। एजुकेशन मिनिस्ट्री इसको फंड करेगी, इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इस फंडिंग में हिस्सेदारी देगा। राइट। उच्चतर आविष्कार योजना जो है इसके अंडर सब्ज्यूम्ड है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने कुछ स्लाइड्स पहले पढ़ा था। 10 टेक्नोलॉजिकल डोमेन्स हैं, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल हैबिटेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो इन सारे सेक्टर्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं डिजिटल जेंडर एटलस। ये वही डिजिटल जेंडर एटलस है जिसके बारे में मैंने आपको सेकेंड स्लाइड में बताया था कि इसको यूनेस्को ने बनाया है। दिस इज द सेम एटलस। ये गर्ल एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। इसमें बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाता है इस एटलस से कि
ऐसे ज्योग्राफिकल एरियाज जहां पे लड़कियों की एजुकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा कम है, या फिर वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जिनकी एजुकेशन में परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा कम है, जैसे एससी, एसटी या फिर माइनॉरिटीज या फिर गर्ल्स विथ डिसेबिलिटीज, उनको बेसिकली उन एरियाज को सेलेक्ट किया जाता है और उसमें डेवलपमेंटल स्कीम्स जो है वो इंप्लीमेंट की जाती हैं। इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री और यूनिसेफ ने मिलकर बनाया है। नेक्स्ट आते हैं उड़ान, गिविंग विंग्स टू गर्ल। लड़कियों का टेक्निकल एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, भाई टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन, उसमें ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा उनका बढ़ावा दिया जा सके, उसके लिए ये इंप्लीमेंट है। इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन होती हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की जो लड़कियां होती हैं 11th क्लास से लेकर, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल सारे के सारे आ जाते हैं, उन सबको इसमें लॉन्च किया, इंप्लीमेंट किया जाएगा, इन्वॉल्व किया जाएगा। ये सीबीएसई ने इसको लॉन्च किया है, लेकिन एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है वो इसको गाइड करती है, राइट। इसमें लड़कियों की एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए फ्री कोचिंग्स भी अवेलेबल करवाई जाती हैं, और जो फ्री रिसोर्सेस हैं, स्टडी मटेरियल एंड पीडीएफ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इंप्लीमेंट करवाया जाता है, अवेलेबल करवाया जाता है। नेक्स्ट स्कीम पे आते हैं, उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान जो है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को बेसिकली ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा रूरल इंडिया में काम करना है, क्योंकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ज्यादातर अर्बन एरिया के जो स्टूडेंट्स है वो पहुंच पाते हैं, रूरल एरिया के स्टूडेंट्स को उतना मौका नहीं मिल पाता। सो उन्नत भारत अभियान क्या करेगा कि रूरल इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, या तो वो उन्हें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तक लेकर आएगा, या फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रूरल इंडिया तक लेकर आएगा, ठीक है। जो डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको सॉल्व करना है, और जो ग्रास रूट लेवल है वहां तक भी हमें हायर एजुकेशन को पहुंचाना है। इसका जो कोऑर्डिनेशन है वो आईआईटी दिल्ली वाले करेंगे। नेक्स्ट आते हैं परामर्श स्कीम। ये क्वालिटी मैंडेट स्कीम है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसको एग्जीक्यूट करती है, और लॉन्च जो इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ही किया है। ये बेसिकली क्या करती है कि इंस्टीट्यूशंस की मेंटरशिप करती है, कि इंस्टीट्यूशंस का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके का है, अलग अलग पैरामीटर्स हैं उसको एनालाइज करने के, रिसर्च किस तरीके का है, टीचिंग लर्निंग किस तरीके की है, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज क्या हैं, इनोवेशन क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग विद्वान पोर्टल पे। ये बेसिकली प्रीमियर डाटाबेस है, जिसमें हम लोग साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर्स या फिर फैकल्टी मेंबर्स उन सबकी प्रोफाइल्स को जमा करते हैं। उसके लिए पूरा का पूरा एक लाइब्रेरी नेटवर्क बनाते हैं, और उनके जो प्रोफाइल्स हैं, उनके जो स्कीम्स, उनकी जो प्रोफाइल है, उनके जो एक्सपीरियंस है, उनके जो रिसर्च वर्क हैं, उनको हम लोग हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि जो हायर एजुकेशन साइंटिफिक स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रास्प कर सकें, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं दीक्षा पोर्टल पे, दैट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये टीचर्स के लिए तैयार किया गया है, टीचर्स की एजुकेशन के लिए है, कि टीचर अगर पढ़ा रहा है तो ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे पढ़ा सकता है, ज्यादा अच्छे तरीके से बच्चों के दिमाग में किस तरीके से घुस सकता है। तो ये पोर्टल टीचर्स को उनकी टीचिंग इंप्रूव करने के लिए हेल्प करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट स्कीम इज विद्यादान। ये विद्यादान जो है बेसिकली इट इज इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस कैन कंट्रीब्यूट टू ई लर्निंग डोमेन फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 12, जिसमें टीचिंग वीडियोस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लेसन प्लान्स एक्सेट्रा आते हैं। सी विद्यादान दैट मींस नॉलेज को शेयर करना। तो अगर कोई इंडिविजुअल है और कोई इंडिया की एजुकेशन के लिए काम करना चाहता है, तो उसको जरूरी नहीं कि किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ना जरूरी है। अगर वो सिर्फ टीचिंग वीडियोस बनाए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए, लेसन प्लान्स बनाए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स की बात करे, तो उसको विद्यादान जो पोर्टल है उस पर अपलोड किया जा सकता है, जिससे कि क्या है कि बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट उनके नॉलेज को, उनके जो एक्सपीरियंस है उसको वो लोग एक्सपोज कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट इसमें नोटिस किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस या फिर स्ट्रेस रिलीविंग सेशंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। विद्यादान 2.0 सेकेंड वर्जन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया है। बेसिकली क्या है कि बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड हो गई थी डिजिटल एजुकेशन की इंडिया में कोविड-19 की वजह से, क्योंकि ऑफलाइन स्कूल सारे के सारे बंद हो चुके, एंड एजुकेशन जो है चाहे प्राइमरी लेवल का है या फिर हायर एजुकेशन का है उसको बंद नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली कंटेंट मॉनिटरिंग के लिए जो विद्यादान 2.0 है उसको रिलीज किया गया, ताकि जो बच्चों की जो डिजिटल क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो ज्यादा अच्छे से चल सकें, स्पेशली स्कूल्स को फोकस करते हुए। ओके,
नेक्स्ट आते हैं PMRF, दैट इज प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम। इसको भी अगेन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ही लॉन्च किया है। इसमें हम लोग जो रिसर्च क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट एडमिशन हम लोग पीएचडी प्रोग्राम में करवाते हैं। पीएचडी चाहे वो IIT से करवाई जा रही हो या फिर IISc से करवाई जा रही हो, इसमें रिजर्वेशन कोटा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, लेटरल एंट्री भी अलाउड नहीं है, ठीक है। एंड टॉप 25 जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो रैंकिंग फ्रेमवर्क में काम करते हैं, वो बेसिकली इस PMRF स्कीम के साथ मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट हम लोग नॉलेज शेयरिंग पोर्टल पे आते हैं, दैट इज दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग। इसको भी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ही लॉन्च किया है और ये स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री लर्निंग प्रोवाइड करवाता है। बेसिकली नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स ऑल्सो, कि टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के दोनों डिजिटल नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट कर सकें, इसलिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट स्कीम इज भाषा संगम प्रोग्राम। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ही इसको इनिशिएट किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत इसका मोटो है। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि इंडिया में कम्युनिटी अलग अलग हैं, लिटरेचर बहुत अलग हैं, सबके ट्रेडिशंस बहुत ज्यादा अलग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के 8 स्केड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। तो होता क्या है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी लैंग्वेज की ही रिस्पेक्ट करने में लग जाते हैं, सिर्फ अपनी लैंग्वेज को ही सीखने में लग जाते हैं। दूसरे रीजन या दूसरे कल्चर की लैंग्वेज को हम लोग उतना टॉलरेट नहीं कर पाते, रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। तो इसमें क्या किया जाएगा भाषा संगम प्रोग्राम में, कि हमारे 22 जो लैंग्वेजेस हैं 8th स्केड्यूल की, उन सारी की सारी लैंग्वेजेस को स्कूल स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, ताकि लिंग्विस्टिक टॉलरेंस आ सके और सारे के सारे एक दूसरे की लैंग्वेज की रिस्पेक्ट कर सके। और ऑब्वियसली नेशनल इंटीग्रेशन भी इसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस स्टेट के और यूटीज के जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, PMGDI शॉर्ट फॉर्म है। ये दुनिया का बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है। फिलहाल तो इसको हम्बल होकर वन ऑफ द मोस्ट कहा जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में फैक्ट ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है। इसको आईटी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। अब सीधी सी बात है कि डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है तो इसके मेन एम क्या होंगे? मेन एम यही होंगे कि जो डिजिटल डिवाइड है रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन के बीच में, उनके बीच में जो गैप है उसको कम किया जाए। मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शंस रहते हैं सोसाइटी के, उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। न्यूज में ये क्यों था? न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए ये स्कीम अभी इंप्लीमेंट की जा चुकी है, कैबिनेट अप्रूव कर चुका है, और 14 साल की उम्र से लेकर 60 साल तक की उम्र के सभी लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। ओके, सो ये हमारे मिनिस्ट्रीज, एजुकेशन मिनिस्ट्री की स्कीम्स थी पिछले 5 साल की। एजुकेशन का जो पीटी है वो 2 पार्ट्स में आप लोगों के सामने लाया जाएगा। पहला पार्ट ये एजुकेशन सिर्फ स्कीम से रिलेटेड था। जो जनरल एजुकेशन के करंट अफेयर्स हैं पिछले 5 साल के, वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ होंगे। इसके अलावा जो सोशल इश्यूज में जो टॉपिक बचे हैं, जैसे विमेन हो चुका है, चिल्ड्रन या फिर वल्नरेबल सेक्शंस या फिर हेल्थ, ये सारे भी टॉपिक एक एक करके सारे के सारे पीटी 360 में पिछले 5 साल के सारे कुछ लॉन्च कर दी जाएंगे। आपकी एग्जाम जो है यूपीएससी की वो जून में है। उस एग्जाम से 1 महीना पहले पीटी 360 5 years कोर्सेज और 1 year कोर्सेज और द हिंदू कंपाइलेशन डेली और मंथली वुड बी अवेलेबल फॉर यू। और अगर आप इस चीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो पीटी 360 के जो वीडियोस हैं वो तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लेकिन अगर आप इसके पीडीएफ लेना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग वेबसाइट पे जाकर खुद को एनरोल कराइए ताकि आपके पास पीडीएफ अवेलेबल हो। एंड द वेरी न्यू कोर्स ऑफ सिनॉप्सिस आईएएस मेन सीट्स गारंटी प्रोग्राम, जिसका एक वीडियो शुभम सिंह सर ने ऑलरेडी यूट्यूब पे कुछ दिन पहले लॉन्च किया है। प्लीज डू विजिट दैट वीडियो, एंड इफ यू थिंक कि वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है तो डैशबोर्ड पे जाके आप उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं। सो वील सी यू इन द नेक्स्ट पीटी वीडियो। थैंक यू।